ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सशक्तिकरण और विकास पर केंद्रित श्रृंखला। आज का विषय है व्यापार क्षेत्र को मजबूत करने के ठोस उपाय। भारत का सिरमौर जम्मू कश्मीर भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक है। प्रकृति ने अपनी अनुपम छटा और संसाधनों से इसे और समृद्ध किया है। ये केंद्र शासित प्रदेश फलों फूलों से तो सज्जित है ही, यहाँ की हस्तकलाओं का विश्व में कोई सानी नहीं है। सरकार इस संपन्न धरा पर रहने वाले नागरिकों के सर्वांगीण विकास और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। यहाँ सेब उत्पादकों को अधिकतम दाम दिलाने के लिए पिछले साल एक कार्यक्रम आरंभ किया गया। इससे किसानों में अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है। केंद्र शासित प्रदेश में किसानों के हित में ये कार्यक्रम आरंभ करने के लिए सेब उत्पादकों ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। हमारे श्रीनगर संवाददाता की रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में सेब उत्पादकों के लिए एक अनूठी बाजार हस्तक्षेप योजना पिछले साल सितंबर के महीने में पहली बार शुरू की गई थी, क्योंकि सरकार कश्मीर के सेब उत्पादकों को उनके सेब के बगीचों से लेकर देश के विभिन्न बाजारों तक हर संभव सहायता प्रदान करने पर ध्यान देना चाहती थी। इस योजना ने सेब उत्पादकों को उनके सेब की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी आश्वासन दिया। कश्मीर में सेब का व्यापार हर वर्ष 8,000 करोड़ रुपए होने के कारण इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 7 लाख परिवारों की आय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड द्वारा सेब उत्पादकों को सेब की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिक पारिश्रमिक मिला था और उनकी फसल को संकट से बचाने के लिए नेफेड द्वारा भरपूर मदद मिली थी। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कश्मीर में सेब उत्पादकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस साल मार्च के महीने तक कश्मीर घाटी के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को बढ़ा दिया था। श्रीनगर से मैं सुनील कौल। सरकार की प्राथमिकता किसानों और कृषि क्षेत्र पर है। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है। पीएम किसान और ई-नैम जैसे कार्यक्रमों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन से लेकर बाजार उपलब्ध कराने तक सरकार हर बिंदु पर जोर दे रही है। श्री चौधरी ने बताया कि 2014 से पहले यह कृषि बजट लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का होता था, जिसे बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सबसे बड़ा पहला काम ये हुआ कि किसानों का बजट को बढ़ाया गया। अब ये बजट बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें भी 75,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट किसान को मिले। इस नाते किसान सम्मान निधि के तौर पर उनके डायरेक्ट खाते के अंदर 6,000 रुपए के हिसाब से प्रतिवर्ष डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए 10,000 FPO बनाए जाएंगे। उसमें किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केटिंग, इसके लिए जो भी इनको पैसों की आवश्यकता होगी, उसके लिए भारत सरकार उनके में जो किसान आएंगे समूह होगा, उन समूहों को प्रोसेसिंग यूनिट के लिए पैसा भी देगी और सब्सिडी भी प्रावधान रखा गया है। कश्मीर फूलों के उत्पादन और कारोबार के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन आजीविका के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हो पा रहा था जितनी अपेक्षा थी। ऐसे में राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन संस्थान द्वारा विकसित फूलों की व्यावसायिक खेती की परियोजना को आधार बनाया गया, जो सफल साबित हुई। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन संस्थान और शेर कश्मीर कृषि विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय श्रीनगर के संयुक्त प्रयासों से अब फूलों की खेती वादी कश्मीर में वरदान साबित हो रही है। इस योजना से वर्तमान में कश्मीर की 3 घाटियों में 300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लिलियम, ट्यूलिप और ग्लेडियोस फूलों का सफल उत्पादन किया जा रहा है। 180 लोगों को इस कार्य का प्रशिक्षण दिया गया है और 9 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। कश्मीर के युवाओं और महिलाओं की आजीविका विकास योजना के अंतर्गत श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम जिलों को चयनित किया गया है। यहां अब तक 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक संरचना को मजबूत करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए 80,068 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी।
केंद्र सरकार की इस पहल से जम्मू और कश्मीर के हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देते हुए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद 58,627 करोड़ रुपए की 54 प्रधानमंत्री विकास पैकेज परियोजनाएं सौंपी गई, जबकि 21,441 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानांतरित कर दिया गया। जून 2018 के बाद से परियोजनाओं को पूरा करने में तीव्रता आई है। इन परियोजनाओं पर जून 2018 में स्वीकृत लागत का 27% खर्च हुआ था, वह इस साल जुलाई में 54% तक बढ़ गया है। सरकार के इस प्रयास के कारण जून 2018 में जहां केवल 60 परियोजनाएं पूरी हुई थी, वह इस साल जून में बढ़कर 17 हो गई है। सुपर्णा सैकिया के साथ मैं दीपेंद्र कुमार। जम्मू कश्मीर में खादी ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण विकास की दिशा में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आयोग ने लोगों को अपनी निर्माण इकाइयां खोलने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है, जिससे रोजगार के अवसर तो बढ़े ही हैं, निर्यात की संभावनाएं भी सामने आई हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग की ओर से शुरू किए गए रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। खादी अगरबत्ती मिशन के नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार सृजन और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। और अब सुनिए जम्मू कश्मीर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में सचिव मनोज द्विवेदी से आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की बातचीत। लगभग 1 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने और फिर केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन के साथ ही सरकार ने यहाँ विकास की रफ्तार तेज करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग और रोजगार दोनों पहलुओं में वृद्धि पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में आर्थिक समर्थन के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने केंद्र शासित प्रदेशों J&K और लद्दाख के सतत विकास में समर्थन देने के लिए स्पेशल प्रोविजन के तौर पर 28 राज्यों के साथ इन्हें भी वित्तीय अनुदान की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा J&K और लद्दाख को केंद्र से सभी यूनियन टेरिटरीज को मिलने वाले विशेष फंड की सुविधा भी मिलेगी। मनोज सर, इस दोहरे आर्थिक समर्थन का महत्व हमें बताएं। विकास से जुड़े किन किन पहलुओं में इस पैसे का उपयोग प्रमुख रूप से किया जा रहा है और किया जाएगा? जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से हर तरीके से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की क्षमता है जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये सारी चीजें होने में अभी कुछ वक्त लगेगा और यही कारण है कि भारत सरकार के दिए हुए अनुदान पर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से निर्भर रहता है और किसी भी तरीके की विकास की योजना तब तक पूरी नहीं की जा सकती जब तक कि सरकार से कोई मदद ना मिले। तो ये जो मदद सरकार से मिलेगी जम्मू कश्मीर को, ये बहुत ही उपयुक्त है। इससे न केवल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बल्कि रोजगार देने के बहुत सारे जो योजनाएं हैं उनमें हम काम कर सकेंगे। सबसे प्रमुख जो इसमें होगा वो ये है कि हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत छोटे स्तर पे है। तो उद्योग आए, निवेश करें और उससे रोजगार, वो खाली सरकारी नौकरी की तरफ लोग ना जाएं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार की अपॉर्चुनिटीज आए। इसके लिए जो प्रोविजंस क्रिएट किए जा रहे हैं, जो भारत सरकार से मदद की जा रही है और अलग तरीके की योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, वो बड़ी लाभदायक साबित होंगी। मनोज जी, अभी तक जम्मू कश्मीर में रोजगार के संसाधनों में प्रमुख कृषि, बागवानी और पर्यटन रहा है। कश्मीर को उद्योग जगत और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने से, जैसा आपने कहा, रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। उत्साहवर्धक है कि नए उद्यमों और निवेश से जुड़े लगभग 240 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा रुचि देखी जा रही है और कश्मीर की इकोनॉमी को ओवरऑल क्या फायदा होगा? जी, हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले 5 साल के दौरान लगभग 10 से 15 हजार करोड़ का निवेश जो है वो जम्मू कश्मीर में आएगा और ये ज्यादातर उन क्षेत्रों में है जहां पर जम्मू कश्मीर की अपनी एक तरीके से स्ट्रेंथ है। जैसे हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके फूड प्रोसेसिंग तक की बहुत सारी उपलब्धियां जो हैं उन पर काम किया जा सकता है। हमें लगता है कि ये एक पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अभी इस समय फूड प्रोसेसिंग ना होने की वजह से चाहे सेब का उत्पादन हो या वॉलनट का उत्पादन या एप्रिकॉट का उत्पादन हो, इन सब चीजों का जो है उसमें 60 से 70% वेस्टेज हो जाती है।
फूड प्रोसेसिंग होगी तो इन चीजों की वेस्टेज भी कम होगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। इसी तरीके से टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें विकसित किया जा सकता है। अगर आप याद करें तो 60 और 70 के दशक में ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग जो होती थी वो कश्मीर में हुआ करती थी। धीरे धीरे कुछ ऐसे हालात बन गए कि ये चीजें कम होती गई और लोग विदेशों में जाने लगे इन्हीं शूटिंग के लिए। हम चाहते हैं कि ये फिर से वापस से लौटे। इसके लिए चाहे फिल्म सिटी बनानी हो, फिल्म प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो या किसी तरीके के इंसेंटिव्स देने हो ताकि लोग आके यहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन करें। टूरिज्म के लिए बहुत सारी चीजें जो है जैसे रोपवेज बनाए जा सकते हैं। लोगों के लिए यहाँ पर कुदरत की जो सुंदरता है उसके साथ साथ फैसिलिटीज भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो पर्यटन डेफिनेटली ऐसी जगहों पे आना पसंद करते हैं। तो ये सारा देखने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ऐसी लोकल स्ट्रेंथ्स हैं जम्मू कश्मीर की जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं जम्मू क्षेत्र में भी और कश्मीर में भी, जिनकी हम सर्विसेज ले सकते हैं आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को डेवलप करने के लिए। तो ये एक और क्षेत्र है। इसी तरीके से कुछ हमने 14 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं और हम चाहेंगे कि 10 से 15 हजार करोड़ का निवेश अगले कुछ वर्षों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आएगा, वो प्रायः इन्हीं क्षेत्रों में आएगा। फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके लिए पूरा देश अब काम कर रहा है। हम उसके लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स भी बनाने जा रहे हैं और मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाने जा रहे हैं ताकि इन चीजों की भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सके। मनोज जी, आपने अभी मेंशन किया था कि कई बार 60 से 70% जो कृषि उत्पादन होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए माइक्रो लेवल पर किस तरह का सपोर्ट दिया जा सकता है? फूड प्रोसेसिंग हो या कोई और क्षेत्र हो, ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने ही बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। चाहे कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनानी हो, चाहे हमें फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी यूनिट्स करनी हो, हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें प्राइवेट लोग आके इसमें निवेश कर सके। जब हम कहते हैं कि वेस्टेज होती है उसका मतलब यही है कि वो चीजें या तो किसान को जल्दीबाजी में बेचनी पड़ती हैं क्योंकि सीजन के मुताबिक वो ज्यादा लंबे समय तक उसको होल्ड ऑन नहीं कर सकते हैं, या ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनको सही तरीके का जो प्राइस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो जब हम इसके अगेंस्ट वैल्यू चेन डेवलप करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कॉमन फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे, तो इस तरीके से लोगों को अपनी प्रोड्यूस के लिए किसानों को अच्छे रेट्स भी मिलेंगे, साथ में हमें वैल्यू एडिशन भी मिलेगा जिसको निर्यात करना बहुत आसान होगा। तो इस तरीके से हमने सोचा है कि हम प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करेंगे। जहां तक स्टार्टअप्स की बात है, हम अभी देख रहे हैं कि यंगस्टर्स जो है वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज ला रहे हैं स्टार्टअप्स के तौर पे, जो लोगों को मदद कर रहे हैं कि इनके लिए जो फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस चाहिए वो आईटी के थ्रू दिए जा सके। कुछ स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और मैंने देखा कि किस तरीके से वो इंटरवीन कर रहे हैं। वो किसानों के साथ डिटेल्स ले रहे हैं, उनकी फार्म प्रोड्यूस के डिटेल्स ले रहे हैं, मार्केट इंटरवेंशंस की जानकारी ले रहे हैं और उसको अपनी स्टार्टअप के थ्रू इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस तरीके की चीजों को हमें इंकरेज करना है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में यही लोग हैं जो एक अच्छा इकोसिस्टम देंगे। गवर्नमेंट को सिर्फ पॉलिसीज बनानी है और सपोर्ट करना है, लेकिन करने के लिए इसी तरीके का एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होगा। मनोज जी, इस क्षेत्र के लिए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा जल्दी ही की जाने की संभावना जताई जा रही है। इस नीति के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? क्या इस क्षेत्र में व्यापार में प्रगति की दिशा निर्धारण करने में अहम भूमिका होगी इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की? बिल्कुल, हम कहते हैं औद्योगिकरण की तरफ जाना है, हमें अपनी लोकल स्ट्रेंथ्स को फोकस करना है। तो जो आने वाली नीति है उसमें मुझे लगता है कि इन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा। उस नीति के माध्यम से एक तरफ तो लोगों को कहीं ना कहीं जिस सब्सिडी की जरूरत पड़ती है, चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी की जरूरत पड़ती है या उनको अपने वर्किंग कैपिटल के लिए सब्सिडी की जरूरत पड़ती है, उस तरीके की फैसिलिटीज दी जाएंगी। साथ में उनको हम लोगों ने यहाँ लैंड बैंक बनाया है। इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है, बिजली और पानी की जरूरत पड़ती है। उस तरीके की सुविधाएं जब हम प्रोवाइड करेंगे तो लोग आके वहां पर सरलता के साथ अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, अगर वो 5-6 साल मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे लौट के आ जाता है तो कोई भी निवेश जो है वो चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में आए, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि कुछ डिसएडवांटेजेस जो जम्मू कश्मीर में हैं, मेनलैंड से या सी पोर्ट से दूर होने के कारण या कुछ है, उनको कंपनसेट करने के लिए इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाए जिससे कि लोग जम्मू कश्मीर आने के लिए तैयार हो और यहाँ पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें और उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिले। उससे हमारे लोकल युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।
व्यापार जगत के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं जिससे न सिर्फ घरेलू बल्कि विदेशी निवेशक भी आकर्षित हो पाते हैं। मौजूदा हालात में ऐसे सम्मेलन आयोजित करने की क्या संभावना है? क्या डिजिटल मोड से ये संभव है? क्या आपकी योजना है? इसमें हम लोगों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे वेबिनार्स के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हमारा डिस्कशन जारी है। जैसे मैंने बताया कि लगभग 240 MOU साइन किए गए हैं। हम उन सभी से संपर्क में हैं और जब हम उनसे वर्चुअल मोड पे बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम ये समझ सकें कि उनका इंटरेस्ट अभी भी जम्मू कश्मीर में निवेश करने का है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने अभी भी, हालांकि इस कोविड महामारी की वजह से सब लोगों को आर्थिक तौर पे थोड़ा सा धक्का लगा है, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में अपने निवेश करने के जो प्लान्स हैं उनको रिवाइव करें। तो वो हमारी चर्चा जारी है, लेकिन जब माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम एक फिजिकल समिट, इन्वेस्टर समिट को हम प्लान कर रहे थे, वो भी हम करेंगे ताकि वहां पे लोग आके खुद देखें कि जिस जगह पे वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो जगह कैसी है, वो माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं। लैंड बैंक में पूरा ब्यौरा है कि कहाँ कहाँ भूमि उपलब्ध है इनके लिए। बिल्कुल, हमने जो नए स्टेट्स सारे आइडेंटिफाई किए हैं उनको अब डेवलप करने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है और वो हमारे पास सारा डिजिटल मैप्स के थ्रू सब कुछ है कि कहाँ कहाँ हमारे पास ये लैंड अवेलेबल है। बल्कि हम यहाँ पर भी फ्रीडम देंगे कि इस लैंड बैंक के अलावा भी अगर वो लोग कोई अपने निजी जमीन पर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक पॉलिसी ला रहे हैं ताकि लोग प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी डेवलप कर सके। हमारा मकसद यही है क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे बहुत पिछड़ा है, तो जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्ट्रेंथन करना, IT इनेबल्ड सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना, टूरिज्म और हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, माइनिंग मिनरल्स हैं, फूड प्रोसेसिंग के जो हमारे प्लान्स हैं उनको स्ट्रेंथन करके हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहाँ हम लोगों के लिए पैदा कर सके। मनोज, उद्योग, पर्यटन, वित्त और पुलिस विभागों में बेहतर तालमेल और इनकी कार्य सुगमता बढ़ाने के लिए इनमें बुनियादी सुधार किए जा रहे हैं। ये कितना जरूरी है? इन सुधारों के बारे में हमें थोड़ा बताइए। किसी भी निवेश के लिए 4 पिलर्स बहुत जरूरी है। पहला पिलर, जैसे मैंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, चाहे जमीन है और जमीन से रिलेटेड सुविधाएं हैं, वो होनी जरूरी है। जो दूसरा पिलर है वो है कि किस तरीके के इंसेंटिव्स हम देते हैं ताकि जो डिसएडवांटेजेस हैं, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस हैं, उनको ओवरकम करने के लिए किस तरह के इंसेंटिव्स होने चाहिए। तीसरा इंसेंटिव जो मुझे लगता है कि पिलर जो है जिस पर यह होना चाहिए वो है कि हमारी लोकल स्ट्रेंथ्स क्या है। अगर हमारे पास नेचुरली नेचर की दी हुई कुछ स्ट्रेंथ्स है तो उनको हमने एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और जो चौथी है वो आपने जो अभी बात रखी है, वो चौथा पिलर है कि एनवायरनमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो लोगों को लगेगा कि ठीक है हम निवेश के लिए आए, हमें बाकी सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन हमें बहुत समय लग रहा है, हमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ रहा है, तो वो माहौल जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने हमें कोई 187 रिफॉर्म्स कहे थे कि ये करने चाहिए, उनके साथ मिलकर हम कर रहे थे। उसमें से मैं बताना चाहूंगा कि 148 रिफॉर्म्स हमने कर लिए हैं और बाकी के भी जो रिफॉर्म्स बचे हुए हैं, लगभग 40 रिफॉर्म्स, उन पर काम जोरों से चल रहा है। हम अगले कुछ महीनों में उनको भी ओवरकम करके हम एक ऐसा सिंगल विंडो और ऐसा एक आसान तरीका इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर पेश करेंगे जिसमें बाहर से आने वाले लोगों को हर तरीके की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और हर तरीके के क्लियरेंसेज जो है वो बड़ी सरलता से वो ले सकेंगे। इस तरीके का जब तक माहौल नहीं होगा तब तक बाहर से आने वाला निवेश, चाहे जम्मू कश्मीर के लोग खुद निवेश करना चाहेंगे या बाहर के लोग आके वहां निवेश करना चाहेंगे, वो माहौल नहीं बनेगा। इसीलिए हम उस पर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से करके एक बहुत अच्छा वातावरण वो निवेशकों को दे सकेंगे। मनोज जी, रिफॉर्म्स में भी बहुत जल्दी प्रगति हुई है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है किसी भी संयंत्र के लिए वो है बिजली, और बिजली विभाग का विकेंद्रीकरण करके 5 नए बिजली निगम स्थापित किए गए हैं। इससे क्या क्या फायदे होंगे? जी, इसमें ऐसा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी 2 कॉर्पोरेशंस बनाई गई हैं जम्मू के लिए, जम्मू क्षेत्र के लिए अलग और कश्मीर क्षेत्र के लिए अलग बनाई गई हैं। ये कुछ हद तक निजीकरण कह सकते हैं क्योंकि अब ये कॉर्पोरेशंस होंगी, कंपनीज होंगी जिनके हाथ में अपनी डिसीजन मेकिंग खुद होगी और वो कॉमर्शियली वायबल डिसीजन खुद ले सकते हैं। जो हमने देखा कि ट्रांसमिशन में लॉसेज हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेज हुए हैं और बहुत बार जो ड्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनकी रिकवरी ना होने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए कॉमर्शियली वायबल सोल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस सेक्टर को एड्रेस कर सकेंगे हम, जिससे कि न केवल इनकी कॉमर्शियल वायबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि उसके जरिए हम बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे ताकि 24/7 बिजली लोगों को मिले और अच्छे वोल्टेज क्वालिटी की जो
बिजली है वो डोमेस्टिक यूज के लिए और साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज के लिए लोगों को मिल सके। मनोज जी, कश्मीर के कालीन बहुत ही उत्कृष्ट और एक अलग पहचान लिए हुए हैं। सर गर्व से उठ जाता है जब हम सुनते हैं कि कश्मीरी केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्यात को बढ़ाने की क्या कोई खास योजना है, उसके क्या केंद्र बिंदु है? देखिए, जैसे मैं अभी अपनी जम्मू कश्मीर की इनहेरेंट स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, तो उसमें हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो पश्मीना शॉल हो या कश्मीरी कारपेट हो, इनकी जो क्वालिटी है वो पूरे विश्व में मशहूर है। होता क्या है कि इसमें मिडिलमैन जो है अक्सर वही प्रॉफिट कर पाते हैं, जो लोग मेहनत से इसको बनाते हैं उनको उनकी मेहनत का जो हिस्सा है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन धीरे धीरे इससे कटती चली जा रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू, कुछ भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उनके जरिए हम इनके मटेरियल को, इनके प्रोडक्ट्स को देश विदेश तक पहुंचा सकें। अभी जब कोविड के समय पे इनके लिए अपना सामान बेचना मुश्किल हो रहा था, तो हमने कुछ वर्चुअल फेयर्स ऑर्गेनाइज करने शुरू किए हैं। आपने कारपेट की बात की, तो हमने एक्सपोर्ट कारपेट काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू ये हमने एक अभी वर्चुअल मेला लगाया, जिसमें हमारे लीडिंग कारपेट मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट किया और उस प्रोडक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया गया है। 400 से ज्यादा बायर्स ने दिलचस्पी शो की है कि वो कश्मीरी कारपेट और इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यहाँ खरीदना चाहेंगे। इस तरीके की गतिविधियों को हम और बढ़ाना चाहेंगे। हम नए ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो अलग अलग काउंसिल्स हैं, या फिर हमारा ITPO है, इन सब के जरिए हम इनको प्रमोट करेंगे, बूस्ट करेंगे। और आने वाले वक्त में इवन प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे आपके बहुत सारे ऑनलाइन, उनके जरिए भी हम चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो घर घर तक पहुंचे और जो इनको बनाने वाले लोग हैं उनको अच्छा दाम मिले। और औद्योगिक संगठन जैसे CII या FICCI, इन सब की भी क्या कोई भूमिका हो सकती है इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाने में या इसको लागू करने में? क्या इनका कौशल उपयोगी होगा? जी, इस समय हमारे जो मेन इंडस्ट्रियल पार्टनर है वो CII है और उनके जरिए ही हम ये इन्वेस्टर समिट और इस सब की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ में कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, उसमें हमने FICCI को भी अपने साथ जोड़ा हुआ है। ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का और बिजनेस का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और वो कनेक्ट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अहम भूमिका रखते हैं। मनोज जी, इतनी बहुमूल्य जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में सचिव मनोज द्विवेदी से आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की बातचीत। और आइए अब चलते हैं लद्दाख की ओर। लद्दाख भारत की पहली रक्षा पंक्ति है। यहाँ की संस्कृति, जड़ी बूटियां, लोक संगीत इसे विशिष्ट बनाती हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रांति ने इस विषय में हमें और जानकारी दी। लद्दाख की जो अपनी खूबसूरती है, वहाँ की जो प्रकृति की देन है, वहाँ की जड़ी बूटियां हैं, वहाँ की वनस्पति है, वहाँ की धूप है, वो सब ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत रिच है, बहुत कलरफुल है, बहुत सारे त्योहार हैं और इतनी बौद्ध मठ हैं। वो अलग अलग तरह के, अलग अलग इलाकों में उनकी जो छटा आप देखते ही बनती है। तो भारत के जो टूरिस्ट हैं, दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। वहाँ के जो मेले हैं, वो भले ही हेमिस का मेला हो, कारगिल में लगने वाले मेले हों, ज़ांस्कार के मेले हों और बहुत सारे जो दूसरे जो त्योहार वहाँ चलते हैं, सिंधु दर्शन है, ये सब अपने आप में बहुत इतनी शक्ति रखते हैं कि पूरे भारत को और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो आज का लद्दाख है, जिसे एक नया व्यक्तित्व मिला है यूनियन टेरिटरी के रूप में, वो अपने आप में बहुत सारी संभावनाएं रखता है। जो टूरिज्म की संभावनाएं हैं, सांस्कृतिक संभावनाएं हैं, आर्थिक संभावनाएं हैं और देश की रक्षा से जुड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ का सिंधु दर्शन महोत्सव देश की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। 3 दिन का ये महोत्सव न केवल घरेलू बल्कि विदेशी पर्यटकों के बीच भी बहुत प्रसिद्ध है। सिंधु दर्शन महोत्सव सिंधु नदी का उत्सव है, जो जल के प्रति भारतीय संस्कृति की श्रद्धा भावना को व्यक्त करता है। इस त्योहार में भाग लेने वाले विभिन्न राज्य
अपने यहाँ बहने वाली पवित्र नदियों के जल से भरे मिट्टी के घड़े लाते हैं और उन्हें सिंधु नदी में विसर्जित करते हैं। ये विसर्जन देश की बहुविध और बहुभाषी संस्कृति के एक आकार का प्रतीक है। हालांकि इस वर्ष कोविड महामारी के चलते ये उत्सव आयोजित नहीं किया गया। इस उत्सव को देखने के लिए विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नदी के तट पर जब वरिष्ठ लामा समवेत स्वर में प्रार्थना करते हैं तो वातावरण भक्तिमय हो जाता है। विभिन्न धार्मिक समूह समितियां, लद्दाख बौद्ध संघ, सुन्नी अंजुमन, शिया मजलिस, हिंदू ट्रस्ट, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और क्रिश्चियन मोरावियन चर्च मिलकर एक संयुक्त संघ बनाते हैं और राष्ट्रीय अखंडता और एकता के प्रतीक के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बागवानी विकास गतिविधियों के केंद्र में आ गई है। क्षेत्र की प्रमुख बागवानी फसल खुबानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे खुबानी के किसान बहुत उत्साहित हैं। लद्दाख प्रशासन ने खुबानी के उत्पादन, विपणन और इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सुझावों के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और विभागों के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी। हमारे लेह संवाददाता ने बताया है कि समिति ने लद्दाख क्षेत्र में खुबानी की खेती में सुधार के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये खुबानी खेती को लेकर पहला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लद्दाख प्रशासन ने खुबानी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर काम करना शुरू कर दिया है। इस वित्त वर्ष में खुबानी को प्रोत्साहन देने के लिए 2 प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। खुबानी की कई किस्म और प्रजातियां हैं। लद्दाख में खुबानी की विश्व स्तरीय प्रजाति रक्से कॉर्पो की खेती होती है, जिसे दुनिया में सबसे मीठी किस्म माना जाता है। लद्दाख के अलावा खुबानी की खेती हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होती है। विशेषज्ञ समिति के सदस्य और लेह के मुख्य बागवानी अधिकारी सेवांग ने बताया कि समिति लद्दाख में खुबानी की खेती कर रहे किसानों को समृद्ध बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में यूटी लद्दाख की खुबानी का जिक्र किया था। एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख ने खुबानी को बढ़ावा देने और रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील किया। न्यू एसेट्स क्रिएशन के मामले में यूटी लद्दाख में 3 ट्रेनिंग सेंटर, 1 सस्पोल और 2 नुब्रा के सुमूर और तेरसे में काम शुरू किया गया है। प्रशासन के इस कदम से खुबानी के किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मेरा नाम तंजीन थंगजुक ऑर्गेनिक के नाम से लोग जानते हैं। मैं पिछले 10 साल से लद्दाख के एग्रीकोट को आगे बढ़ने के लिए बहुत से सेमिनार, बहुत से वर्कशॉप अपने गार्डन में मनाते आया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। लेह से यांगचा डोलमा की रिपोर्ट के साथ आनंद चतुर्वेदी। बर्फ से ढके लद्दाख का जनजीवन चाहे साल के 6 महीने देश के अन्य भागों से कटा रहता है, लेकिन यहाँ के लोगों की कर्मठता और उत्साह में कोई कमी नहीं आती। इस बर्फीले 0 से 30 डिग्री तक तापमान नीचे चले जाने वाले केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियां संस्कृति की दृष्टि से बहुत संपन्न हैं। हर वर्ष सितंबर में आयोजित होने वाले लद्दाख महोत्सव में इसके रंग देखने को मिलते हैं। इस दौरान सभी जनजातियां लोक गायन और नकाबपोश नृत्य प्रस्तुत करते हैं। फूलों के मुकुट और चांदी के आभूषण पहनकर प्रसन्नता से झूमकर नृत्य में शामिल होती हैं। कई बौद्ध मठों और गांवों में भी समारोहों का आयोजन किया जाता है। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के उत्पाद अपनी नई कहानी लिखेंगे और विश्व परिदृश्य में नया अध्याय लिखा जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम संवाद का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सशक्तिकरण और विकास पर केंद्रित श्रृंखला। आज का विषय था व्यापार क्षेत्र को मजबूत करने के ठोस उपाय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।